आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज मैं आपके साथ स्टूडियो से नहीं जुड़ा हूं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िले के नोएडा शहर के सेक्टर 31 D5 जो मकान है उसके सामने से मुखातिब हूँ। और यह पता जो है हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े कांड का इशारा देता है। उसके बारे में बात करने से पहले मैं बताऊं कि मैं जहां खड़ा हूं, आज से 17 साल पहले यहां जो आपको नीम का पेड़ दिख रहा है, वहाँ एक रिक्शा वाला आकर के अपना रिक्शा लगाता है। उस रिक्शे से एक लड़की उतरती है। वो लड़की चल करके इस मकान में आती है, जिस मकान के ऊपर अभी आप झाड़ झंखाड़ देख रहे हैं, और यही है D5 सेक्टर 31 नोएडा। वो लड़की जब इसके अंदर चली जाती है तो रिक्शा वाला यहाँ अपना रिक्शा लगा कर खड़ा रहता है, क्योंकि उसको अपने पैसे लेने हैं। लड़की ने यह कहा था कि थोड़ी देर बाद मैं लौटती हूँ और तुमको पैसे देती हूँ, या मुझे वापस भी चलना होगा। बहुत देर तक जब लड़की नहीं आती है तो रिक्शा वाला रिक्शा से उतरता है और फिर यहाँ दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से एक आदमी आता है। वो कहता है कि लड़की तो चली गई। रिक्शा वाला कहता है कि नहीं, मैं तो बहुत देर से हूँ, उससे मुझे पैसे लेने हैं, लड़की अभी भी अंदर है। वो कहता है कि नहीं, तुमको गलतफहमी हुई है, तुमने देख ली। रिक्शा वाला उसके बाद चला गया। वो लड़की नहीं मिली, वो घर नहीं पहुँची। उसके पिता ने एक मुकदमा लिखवाया। उस मुकदमे में जाँच शुरू हुई और वो जांच आकर के फिर इसी मकान के पास खड़ी हो गई। फिर उस रिक्शे वाले को ढूंढा गया। उसने कहा कि हाँ, इसी मकान के भीतर वो गई थी। उस केस में उसके बाद उस लड़की के जो फ़ोन नंबर था, पुलिस ने उसके कॉल डिटेल्स खंगालने शुरू किए और फिर पता लगा कि इसी मकान से उसको कई फ़ोन गए थे। और जांच आकर के इस मकान पर फिर टिक गई। यहाँ 2 लोग रहते थे, सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंढेर। और आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं निठारी कांड की। निठारी कांड जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया था। इस मकान के पीछे से एक बहुत बड़ा नाला, उस नाले से 19 कंकाल निकले थे और 19 कंकालों को लेकर के ये हुआ कि उसमें बच्चे थे और महिलाएं थीं। उनको बेरहमी से काटा गया था, उनके साथ बलात्कार किया गया था और बर्बर बर्ताव हुआ था। जब कंकाल निकले और घर के लोग, जो लोग अपने बच्चों को तलाश रहे थे, उन्होंने यहाँ जमघट लगाया, हंगामा बढ़ा, तो फिर पूरा हिंदुस्तान हिल गया। जांच शुरू हुई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जांच शुरू किया। फिर उसके बाद उस मुकदमे को CBI को दे दिया गया। CBI की जो स्पेशल कोर्ट थी, उसने दोनों को, यानी कि पंढेर को और कोहली को फांसी की सज़ा दी। लेकिन उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन दोनों को बाइज्जत बरी कर चुका है। इसलिए सवाल हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा है और संगीन है कि जिन बच्चों की हत्या हुई, जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनके साथ बर्बर बर्ताव हुआ, जिनके माता पिता आज भी जख्म लेकर के जिंदा हैं या मर गए हैं, वो खुद ही नहीं जानते हैं, वो दर्द लेकर के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका इंसाफ कहाँ है? अगर ये 2 लोग बेकसूर हैं, बाइज्जत हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो फिर जो लोग मारे गए, मारा किसने? वो हत्यारा कौन है? उनके साथ या उन पर जो गुजरी, उसके लिए गुनहगार कौन है? इस मकान से लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट तक जितने बड़े सवाल हैं, उन सवालों को समझने, टटोलने, उनका जवाब तलाशने की कोशिश का नाम है आज का अर्ध सत्य। और मेरे साथ यहाँ जो लोग हैं, या तो उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, या फिर उन्होंने उस समय रिपोर्टिंग की है, या फिर उस मुकदमे को ठीक से जानते हैं। यानी कि आप तो वकील हैं या जर्नलिस्ट हैं या फिर अपना बच्चा गंवाने वाले माता पिता हैं। पहले मैं आप दोनों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी बच्ची, आपने अपनी बच्ची खोई, बहुत दिनों तक तलाशते रहे, तलाशने के बाद बच्ची नहीं मिली। लेकिन जब उस लड़की पायल का केस बढ़ा और नाले के पीछे से कंकाल निकलने शुरू हुए, तो फिर इनकी बच्ची की लाश भी उसमें बरामद हुई। क्या हुआ था? ये जिस टाइम आपका नाम क्या हुआ? झब्बूलाल। झब्बूलाल जी। झब्बूलाल नाम हमारा, बेटे का नाम है ज्योति। यहाँ जब रात में ही पुलिस आके नंदलाल की बेटी पायल के कपड़े और चप्पल कोहली और पुलिस वाले आके ले गए। हमें किसी ने फ़ोन किया, ऐसी बात है, पुलिस आई थी, कपड़े और चप्पल ले गई। तो जो है उस टाइम हम रात ज़्यादा थी, सुबह हम 5 बजे आ गए।
आ गए, हम बैठ गए पुलिया पे, है ना, कहा शायद पुलिस आएगी, रात में नहीं हो गई थी तो सुबह छानबीन करेगी जी। अच्छा, नहीं मिली। हम बगैर पढ़े लिखे थे, फिर हम अपने मिश्रा जी हमारे प्रधान थे ये हमारे सेक्टर के, अब मिश्रा जी को हम बुला के लाए। मिश्रा जी ये हमारे ये सामने खड़े, इनको ये प्रधान थे उस टाइम, इनको बुला के लाए। मैं कहा पढ़े लिखे भी हैं, प्रधान भी हैं। अच्छा, पप्पू लाल को बुलाया, पप्पू लाल को, लड़के को, हम अपने बेटे को, और जो है इंतज़ार करते करते जब पुलिस नहीं आई तब पीछे से घूम के गए। मिश्रा जी भी को साथ ले गए वहाँ पे। हमें फ़ोन नहीं करना आता था। जब बच्चे ने हमारा खखोड़ खखाड़ दीवार के अंदर कुदाया तब 2 सिर पहले मिले। 2 सिर कहाँ मिले? वो गैलरी में, पीछे जो गैलरी है, इस मकान की जो गैलरी है। हाँ, अच्छा। 2 सिर मिले। फिर एक ताजी बॉडी शाम को जिसको मर्डर हुए थे वो मिली इसी मकान के दायरे में? हाँ, इसी दायरे में। फिर उसमें जब बोरी बच्चों ने, हमारे लड़के ने और पप्पू के लड़के ने पलटी उठा के, तो उसमें हाथ पैर वो निकले। अच्छा, हाथ पैर निकले, सिर निकला। जो सिर निकला था उसमें आँखें निकली हुई थी। 3 बॉडी निकाल के जब सिर निकाल दिए, उसके बाद हमने पुनीत को और आलोक जी को मैंने फ़ोन किया। मिश्रा जी से ही करवाया, हमें नहीं आता करना। अच्छा, फिर हमने, आप बोले, इससे पहले मैं आपको साफ करना चाहता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि पंढेर के मकान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, और आप कहते हैं कि मैंने देखा था कि इस मकान में लाशें थी, इस मकान में सिर कटे हुए थे और मैंने देखा था। अच्छा, आप ये बताइए, ठीक है, वो कोर्ट कहता है नहीं कुछ नहीं निकला, लेकिन क्या हमारे साथ में मीडिया भी झूठ बोल रहे थे? जो मीडिया के सामने सारी चीज़ बरामद हुई। नाले से हाथ पैर निकले और वो गैलरी से सिर निकले, ताकि सिर जितने निकले बोरी में भरे गए। गिनती हमने 20 सेक्टर ले जाना था, 20 सेक्टर नहीं गए, 49 थाने में गिनती हुई, 96 सिर हमने गिनती करके और जमा किए। यानी कि हाथ और पैर के टुकड़े यहाँ मिले थे। ये दिनेश दिखाइएगा, ये नाला है, आप देखिएगा। हालांकि यह पूरा मकान चूंकि 17-18 साल का मामला हो गया है, तो पंढेर का ये मकान है, इस पर झाड़ झंखार उगाए हैं, पेड़ उगाए हैं। यह मकान अब खंडहर सा पड़ा हुआ है, लेकिन यह नाला जो है, इसी नाले के बारे में आप कह रहे हैं कि यहाँ से हाथ और पैर के टुकड़े मिले थे और पीछे से बॉडी के बाकी हिस्से और सिर मिले थे, और यह सिर्फ इसी मकान और D6 इन दोनों के बीच के नाले के हिस्से में ही सब कुछ बरामद हुआ था। अच्छा सर, ठीक है, जैसे वो कह रहे, तो जैसे अब जो चीज़ मीडिया देख रही वो दिखा रही थी पूरे देश को। जी। जो निकल रहा था, जो मीडिया पूरे देश को दिखा रही थी, तो क्या हम झूठ बोलते हैं? तो क्या मीडिया भी झूठ बोल रही है ये कि वो ईंटा उठा के मीडिया दिखा रही है? आपकी बच्ची की पहचान आपने कैसे की? वो हमारे कपड़े जब मिले तब पहचान की। हमारी पैजामी के अंदर लिपटे हुए टी-शर्ट और चप्पलें और बारीक बारीक बालियाँ, उसी में लिपटे और एक चाकू साथ में लिपटा हुआ मिला। अच्छा, आपकी बच्ची की जो बॉडी मिली तो बॉडी के साथ चाकू भी लिपटा हुआ मिला? बॉडी नहीं, कपड़े और चप्पल, बॉडी नहीं मिली। बॉडी नहीं मिली। 1 साल 7 महीना हो चुका था सर। 1 साल 7 महीने में कहाँ बॉडी मिलती है? तो जो वो टेस्ट करवाए गए सरकारी हॉस्पिटल में, तो हमारा हड्डियों से हमारी बीवी का वो मिल गया, वो लिखित में मिला। हाँ। यानी कि कंकाल से आपका जो टेस्ट डीएनए टेस्ट हुआ था, तो हमारी घरवाली का हुआ था, तो बच्ची आपकी मिली। हाँ। प्रधान जी, आप हैं, चूंकि आपने तो सब कुछ उसमें देखा है, जाना है, कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है कि इन दोनों का कोई रोल नहीं रहा है। जो जांच हुई है सीबीआई ने जिस तरीके से जांच की है, वो जांच कमज़ोर है। सबूत जुटाने के जो तौर तरीके होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसके ज़रिए सबूत नहीं जुटाए गए हैं, और इन दोनों को गुनहगार साबित करने के लिए कोर्ट के पास कोई मजबूत सबूत नहीं है। आपने सब कुछ देखा, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि कोर्ट का निर्णय आने के बाद जो है आपने इस तरह को जो है आगे दिखाया, ताकि इनके बच्चों के माता पिता को भी जो है थोड़ा जो है शांति महसूस हो। अफसोस की बात है कि भगवान के बाद न्यायालय पे इंसान भरोसा करता है जी, और उस न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और ये निंदनीय जो है इन्होंने न्याय दिया। इन्हें भगवान भी उसे तो सज़ा मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी पंढेर और कौली को, तो भगवान क्या कोई सज़ा, लेकिन मिलेगी न्यायाधीशों को भी।
ये हमारे अपने बाग के हैं और हमारी उम्र 84 ईयर्स होने जा रही है। हमने जितनी 50 बार गवाही दी। जब्बू लाल का बच्चा उठाइए हमारे पास जाता था बेचारा और पीड़ितों को ये लेके जाता था। हम यहाँ सेक्टर के प्रेसिडेंट थे, हम इनकी मदद करते थे। चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज को बुलवाते थे। उस समय के थाना इंचार्ज ये कहते थे ये तो जो है चाचा समुद्र में सुई फेंक दो, कैसे ढूंढेंगे। अरे हमने क्यों नालायकी की। स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव हमारे क्षेत्र के थे, हमसे परिचित थे। हमने उन्हें फ़ोन करके अवगत कराया, हमने कोई ऐसा एसएसपी भेजो और डीएम उन्होंने RKS राठौर को, उन्होंने कि राठौर को भेज दें। जो हमने किया अजय चौहान डीएम को जो है अच्छे अधिकारी थे जी और अच्छी जांच चल रही थी। हम झूठ क्यों कहें, जैसे जब्बू लाल ने बताया वैसे ही केस खुला और जांच चल रही थी। लेकिन उस अधिकारी को जो है हटा के यहाँ बीजेपी वालों ने, अशोक प्रधान ने टेंट लगाया कि CBI को दे दिया जाए। न पीड़ित पक्ष में थे न हम पक्ष में थे। पुलिस पे हम दबाव दे के इस तरह थानेदार को हटवा के दूसरा लेता, मायावती यहाँ तीसरा लगवा लेते। पुलिस जाँच सही कर रही थी RKS वाले। CBI ने जो है यहाँ 2-2 बजे तक हमें बैठा रहा। पूरे कागज़ पर साइन करवा दिए कि चाचा कब तक बैठोगे, जो है क्या लिखा। जब हम वहाँ गवाही देने जाएँ तो हमारे सामने वहाँ SP और जो भी से कहे साहब ये आप बताना, ये आपके साइन। हमने कि साइन तो आपने करवा लिए, पूरी का आप कब तक बैठोगे, जो है जो इसमें लिखा ये आपने गलत लिखा। यानी कि आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच सही चल रही थी कि CBI जब से आ गई उसके बाद से मामला भटकना शुरू हो गया था। और हम आपसे कहना चाहते हैं जहाँ जहाँ CBI की जाँच हुई 4-6 साल लगे, इतना पुलंदा बना, किसी में CBI ने आज तक सजा ही नहीं करवा पाई। जी, CBI के ऊपर एक बड़ा सवाल रहता है कि CBI कन्विक्शन रेट उसका बहुत ही ख़राब होता है। 2007 के शुरुआती महीनों में CBI के पास ये मामला आया था और मेरा ख्याल ये है कि 2006 के शुरुआती महीनों में और 2007 के मई के आसपास CBI ने चार्जशीट्स में दाखिल की थी। अनिमेश जी, आप चूँकि वकील हैं और आपने इस पूरे जो कोर्ट का फैसला उसको पढ़ा है, कोर्ट 3 बातें कह रहा है। पहली बात ये कह रहा है कि इन दोनों के पास या इनके कैंपस के भीतर से कोई भी मजबूत सबूत नहीं मिला। दूसरा कि जांच की जो नॉर्मल प्रोसेस प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से जांच चलनी चाहिए उस तरीके से जांच नहीं की गई। तीसरा कि सबूतों को जिस तरीके से इकट्ठा किया जाना चाहिए, कड़ियाँ तरतीब के साथ बिठाई जानी चाहिए, वह भी नहीं किया गया। यानी कि जो जाँच एजेंसी है वही सवालों के घेरे में है। जी, पहले तो जो हाई कोर्ट का ये फ़ैसला आया है, मैं पर्सनली इस फ़ैसले से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फ़ैसला हाई कोर्ट में चैलेंज होता है तो हाई कोर्ट को ये देखना होता है क्या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसमें कोई खामी है या नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहीं पे भी ये नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फ़ैसला है उसमें ये कमी है। हाई कोर्ट ने एविडेंस को दोबारा से वो देखा जो कि हाई कोर्ट के परव्यू के बाहर है, जबकि पूरे एविडेंस की जो प्रक्रिया है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चली है। डिस्ट्रिक्ट जज जो सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो कॉम्पिटेंट थे, ऑथराइज थे इस जजमेंट को लिखने के लिए। डिस्ट्रिक्ट जज ने जब ये पाया कि ये लोग दोषी हैं, डिस्ट्रिक्ट जज ने सारे एविडेंस को खंगालने के बाद ये पाया कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं इस क्राइम में दोषी हैं, तो उनको फांसी की सज़ा दी। जब फांसी की सज़ा उनको मिली, जी, जब हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रक्रिया होती है, जब भी किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा होती है तो उसको कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास भेजा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने उस प्रक्रिया का पालन करते हुए इस जजमेंट को हाई कोर्ट के पास भेजा कि आप इसमें कन्फर्मेशन दीजिए कि डेथ पेनल्टी सही है, मतलब दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट इंस्टेड ऑफ वो डिसाइड करने के बजाय उन्होंने हाई कोर्ट ने पूरा एविडेंस पूरी प्रक्रिया नए से शुरू कर दी। आप वकील हैं, जो दर्शक मेरे साथ अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आप ये कह रहे हैं कि जब लोअर कोर्ट में उन दोनों को फांसी हो गई, सुरेंद्र कोहली को और मुंदर सिंह पंढेर को, तो उन दोनों ने इस फैसले को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट यह देखता है कि निचली अदालत ने जो फैसला लिया है उस फैसले लेने के तौर तरीके में कहीं दिक्कत है क्या, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने पूरी जांच की प्रक्रिया को नए सिरे से छानने बीनने का काम करना शुरू कर दिया, जो हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट है और वो अपनी मर्जी से केस को अपने तरीके से देख सकता है। नहीं, CBI चैलेंज करेगी कोर्ट। जब तक कि हाई कोर्ट ये फाइंड नहीं करती है कि डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले में इन्फर्मिटी है और पेटेंट इन्फर्मिटी है, परवर्स ऑर्डर है, अगर जब तक कि हाई कोर्ट ये नहीं कहती, मैंने पूरा जजमेंट आज देखा,
जजमेंट में कहीं भी एक शब्द नहीं लिखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर है वो परवर्स है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। फर्ज कर लीजिए कि हाई कोर्ट कहता है कि जो जांच की प्रक्रिया है वो जिस तरीके से चलनी चाहिए नहीं चली, जो सबूत जुटाने का तौर तरीका सीबीआई का है वह भी सही नहीं है, यानी कि वो गलत तरीके से एक कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है सीबीआई का वह उसी चीज़ को सही मानते हुए उसी के आधार पर फांसी की सज़ा देता है और उसी दोनों प्रोसेस को गलत मानते हुए हाई कोर्ट इन दोनों को बरी करता है। इसमें से सही क्या है? देखिए, जब भी कोई केस होता है तो उसमें ट्रायल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ट्रायल में पता चलता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, आप सामने वालों को बुला के प्रश्न पूछते हो, कुछ चीज़ें निकलवाते हो, ये सारी प्रक्रिया सेशन जज के सामने चलती है जी। और हाई कोर्ट में सिर्फ अपील जाती है ये कहते हुए कि भैया वो प्रक्रिया सही नहीं हुई। हाई कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि ये प्रक्रिया सही नहीं हुई, बल्कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी एजेंसीज़ हैं, जो सीबीआई है, शायद उन्होंने कहीं अपना काम नहीं किया। हाई कोर्ट के जजमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखा है, कोलिजन। कोलिजन मतलब कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं जी। ठीक है। हाई कोर्ट उस पर हाई कोर्ट एकदम चुप्पी साध लिया है। उसके बारे में हाई कोर्ट ये लिखता है कि ये इस विषय में हम नहीं जाएंगे। यानी कि हाई कोर्ट के फैसले में कई ग्रे एरियाज हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि नॉर्मल जो लीगल प्रोसेस होता है और कन्विक्शन का जो तौर तरीका होता है उसमें कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको लेकर के संदेह और सवाल पैदा होता है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर इस तरीके पर आए। अपना परिचय आप दे दें। जी, मेरा नाम भगत सिंह तोंगड़ है जी। और बेसिकली मैं यहीं आसपास का रहने वाला हूँ और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर स्टडी भी किया है और देखा भी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो हुआ है, ये फैसला हुआ है, ये इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब मेरठ सेंट्रल जेल के अंदर अगर फरमान आ जाता है फांसी की सज़ा का और उनकी पेनल्टी तैयार हो जाती है, उनको उम्र मौत की सज़ा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बावजूद फिर कहीं ना कहीं से सम्मान आता है, उनको रोक दिया जाता है। तो इसमें जो सवाल उठ रहे हैं वो सीबीआई के कहीं ना कहीं उनकी जो विफलता है उस पर सवाल उठ रहे हैं। पहले क्यों मीडिया भी इसमें बड़ा अच्छे तरीके से काम किया, हर चीज़ की पड़ताल हुई, लेकिन लास्ट में ऐसा फैसला आया कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, इनका स्वागत के लिए तैयार हो गए। जबकि इतना बड़ा कांड ना कि हिंदुस्तान में हुआ, समूच विश्व में इससे पूरी थरथरी मच गई थी, पूरा हिल गया था समूच प्रदेश। क्योंकि ऐसा जहाँ पर देखा जाए हर एक जो इनके माँ बाप है, अभी किसी का हमारा सर झुका हुआ है सीबीआई की वजह से, क्योंकि हमारे देश में सीबीआई को एक ऊंचा दर्जा दिया गया है। लेकिन सीबीआई ने ऐसा काम किया है कि वो अपने इन सबूतों को संभाल कर रख नहीं पाए और कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया। लेकिन कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि उनको फिर से नई जांच प्रक्रिया शुरू करें और उसको ऊपरी अदालतों तक भेजें और फिर से सीबीआई से पूछा जाए कि इतना समय लगा, उसके बावजूद भी आप लोग इसमें सही तरीके से सही तथ्य और सही सबूत साबित नहीं कर पाए, इसका क्या कारण है? कहीं अगर यहाँ पर हत्याएं हुई, चलो सीबीआई विफल रही, लेकिन इसमें हत्याएं किसने की? कौन था? इस कोठी में आया कौन? मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे कि इस कोठी में कौन आया था? पंडेर था और उसका नौकर कोहली था, इसके अलावा कौन था? यहाँ से जब नरकंकाल मिले, नालियों से नरकंकाल मिले, नाले से नरकंकाल मिले, और जो बता रहे थे, जो पायल जिसके थ्रू पता चला इस पूरे कांड का, पूरे षड्यंत्र का, उसके माँ बाप भी वो बोल रहे, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या सीबीआई की तथ्यों पर इस केस को छोड़ देना चाहिए? मेरा मानना है इस केस को नहीं छोड़ना चाहिए। ये इस केस में बदलाव आएगा और इसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, इसमें सरकार की सक्रियता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बुनियादी बात है। और भले ही हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन यह पूरा कांड, यानी कि वो बच्चे या महिलाएं जिनके साथ बर्बर बर्ताव हुआ, जिनकी हत्या हुई, जिनके अंग या तो इस नाली में मिले या पीछे के नाले में मिले, आखिर उनके हत्यारे कौन थे? उनके परिवार को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? सीबीआई पर बहुत सारे सवाल हैं। सीबीआई चाहे निठारी कांड हो तो, या आरुषि कांड हो तो, या मधुमिता कांड हो तो, हर कांड में जो बड़े मामले होते हैं उसमें वो नाकाम दिखती है, उसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। और सीबीआई की पूरी जो जाँच की प्रक्रिया है और सीबीआई को लेकर के जो साख है वो सवालों के घेरे में है। मैं अपने दर्शकों के साथ आगे जुड़ूँ से पहले जो
जो दर्शक अभी जुड़े हुए हैं उनको एक छोटी स्टोरी दिखाना चाहता हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि हम किस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, सवाल कौन सा है और किसको लेकर के यह देश बार बार सवाल करे। इस तरह अगर ऐसे सवालों पर, ऐसी घटनाओं पर और ऐसे कांड पर चुप्पी हो जाती है, सन्नाटा पसर जाता है और एक हाई कोर्ट के फैसले के बाद लगता है कि सब कुछ ठहर सा गया, नाइंसाफ़ी हो गई जिन लोगों के साथ तो हो सी गई, ऐसा नहीं हो सकता है। देश में इस तरह का माहौल होना चाहिए कि कानून का रास्ता हमेशा खुला रहता है। एक और अदालत है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। आगे मैं आपसे जुड़ूं और बाकी यहाँ जो लोग हैं उनसे सवाल करूं उससे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटे नोएडा में हुआ निठारी कांड एक ऐसा आपराधिक मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 17 साल बाद एक बार फिर देश के लोगों की जुबान पर है निठारी और इससे जुड़े कई सवाल। 17 साल की कानूनी जंग का हासिल क्या? कोर्ट में कैसे बच निकले कोहली और पंढेर? निचली अदालत का फैसला हाई कोर्ट में क्यों बदला? सीबीआई और जांच एजेंसियां कहां चूकी? बच्चों के कंकाल से जुड़े सवालों का जवाब क्या? क्या निठारी के गुनहगारों को सजा मिलेगी? कोहली और पंढेर नहीं तो नर पिशाच कौन? 2 जजमेंट्स आए हैं, 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया गया। ये मामला नोएडा का है और जब पहली बार ये मामला सामने आया तो सब हैरान रह गए। नोएडा के निठारी इलाके में नाले में बच्चों की हड्डियां और कई साक्ष्य मिले जिससे लोग दहल गए और हाय तौबा मच गई। D5 में शुरू हो गई सबसे बड़ी पड़ताल। कैसे निठारी में इतने सारे बच्चे गायब होते रहे? कैसे D5 में एक एक कर बच्चों का कत्ल होता रहा? कैसे बच्चों की गुमशुदगी पर पुलिस की जांच में लापरवाही बढ़ती जाती रही? इस बात को 17 साल बीत चुके हैं। आज भी निठारी कांड की कहानी किसी भी संवेदनशील इंसान को लेकर के अंदर तक हिला देती है, दिलो दिमाग को बोझिल कर जाती है। साल 2006 की सर्दियों में यह मामला सामने आया था। नोएडा निठारी की D5 कोठी की पहचान बच्चों के कत्लखाने के रूप में सामने आई थी। कोठी का मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर का नौकर सुरेंद्र कोहली पर शिकंजा कस गया। आरोप बेहद संगीन थे। D5 में बच्चों के साथ रेप की वारदात हुई। खूनी कोठी में बच्चों का बेरहमी से कत्ल हुआ। बच्चों को टुकड़ों में काट कर नाली में फेंका गया। दोनों आरोपियों पर अपहरण केस हत्या का मामला चला। सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत ने फांसी की सजा तक सुनाई, लेकिन 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया। क्या D5 की कोठी का हत्यारा कोई नहीं? सवाल तो बनता है, आखिर वो रहस्यमय कातिल कौन है? आखिर 10 बच्चों की मौत का इंसाफ कब मिलेगा? मैं उसी निठारी में मकान नंबर D5 के सामने हुई, ये जो झाड़ झंखार में दबा हुआ मकान है, खंडर पड़ा हुआ, यही D5 है और यह पंढेर का मकान है। इस मकान के सामने जो छोटा सा नाला बहता हुआ दिख रहे हैं आप, इसी नाले के अंदर से बहुत सारे लोगों के हाथ पैर के टुकड़े मिले थे और इस मकान के पीछे एक बड़ा नाला है जिससे शरीर के अलग अलग हिस्से मिले थे। जी, पीछे गैलरी में भी मिले थे। तो दरअसल यह निठारी कांड है। निठारी कांड को लेकर के पिछले 17 साल से अदालती मुकदमा चल रहा था। 2009 फरवरी में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा दी थी और आज 2023 है। 2 रोज़ पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो कहीं से भी कसूरवार गुनहगार नहीं होते हैं। जो सबूत जुटाए गए हैं, जो साक्ष्य रखे गए हैं कोर्ट के सामने, जो गवाह रखे गए हैं, यह सब उनको गुनहगार साबित करने में नाकाम ठहर रहे हैं। इसलिए उन दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। मुकदमे पहले 19 थे पंढेर कोहली के खिलाफ, फिर 16 हुए, फिर 14 हुए, फिर 12 मुकदमे थे और पंढेर के खिलाफ 6 मुकदमे, फिर 4 मुकदमे, फिर 2। तो 2 पंढेर के खिलाफ थे और 12 मुकदमे कोहली के खिलाफ थे। ये सारे के सारे मुकदमे जो हैं अब ध्वस्त हो चुके हैं। कोई मुकदमा इन दोनों के खिलाफ नहीं है और दोनों बाइज्जत बरी किए जाने के लिए कोर्ट की तरफ से आदेशित किए जा चुके हैं। एल एन राव साहब,
आप चूँकि फॉर्मर डीसीपी हैं, इस मामले को ठीक से जानते रहे हैं, जांच की जो पूरी प्रोसेस रही है उससे आप वाकिफ़ हैं। कोर्ट दो बातें कहता है। कोर्ट कहता है कि जिस तरीके से जांच की गई, जिस तरीके से सबूत जुटाए गए वो नाकाफ़ी रहे हैं। अलबत्ता उसने ये कहा कि यह पूरा जो कांड है वो मानव अंगों की तस्करी का एक बहुत बड़ा इशारा दे रहा था, लेकिन इतने गंभीर मामले पर पुलिस ने जांच नहीं किया, सीबीआई ने जांच नहीं किया, बल्कि कमज़ोर आदमी को गुनहगार ठहरा करके उसको ला करके खड़ा कर दिया। देखिए, जो इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई थी, पहले लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था, उसके बाद जब ह्यूमन क्राइम हुए काफ़ी तो सीबीआई को इसका इन्वेस्टिगेशन दिया गया था जी। और जब भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी चीज़ की होती है तो शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एविडेंसेस काफ़ी कुछ होता है, और उसके बाद जब सीबीआई के पास केस जाता है तब तक एविडेंस का काफ़ी कुछ उसमें या तो कमी हो जाती है या मिस हो जाते हैं, या कहीं लोकल पुलिस की लापरवाही से कुछ एविडेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा ही लग रहा है कि मुझे ऐसा हुआ होगा। सीबीआई ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन हाँ, शुरू में भी प्रधान सवाल शुरू में भी जो भी एविडेंसेस आए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये निकली है कि कोई इसमें आई विटनेस नहीं है। टोटल केस सर्कमस्टांसिस पर है, जो साक्ष्य जो है वो सर्कमस्टांसिस पे है। नो डाउट इसमें आपके टुकड़े मिले हैं, डेडी बॉडी मिली है, यहाँ पर आपके नाले में मिला था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये ऐसा बताने वाला नहीं मिला कोई भी आदमी कि ये सारा काम इन्होंने किया है, जो मुलजिम थे उन्होंने किया है। उसके बेस पे सीबीआई की ट्रायल कोर्ट ने भले ही सज़ा तो किया था, लेकिन जब हाई कोर्ट में केस जाता है तो वो एक एक चीज़ को बड़ा माइन्यूटली देखते हैं, पूरी एविडेंस को दोबारा से रीअसेस करते हैं, और उस एविडेंस के बाद देखते हैं कि हाँ, अगर कोई आदमी के खिलाफ सबूत, काट्य सबूत जिसे कहते हैं, इनक्रेडिबल जो एविडेंसेस होती है, जिसको क्रिस्टल क्लियर एविडेंस कहते हैं, वो जब तक नहीं होता है तब तक इस ऐसे केसेस में सज़ा करना, क्योंकि सज़ा भी इसमें मृत्युदंड का दिया गया था। तो उसके बाद ऐसे केस में जब तक ऐसा ये लेकिन अपने आप में मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ एक तरह की मामलों की तरह है कि इतने नरकंकाल इस घर के आगे पीछे से निकले हों। सर बस रात को टाइम मिलता क्या? सर आप रुक जाइए, हम लाइव है सर। तो ये इतने नरकंकाल जहाँ मिले, लोअर कोर्ट ने जिन लोगों को कन्विक्टेड ठहराया, उनको फांसी की सज़ा दी, उन लोगों को बाइज्जत हाई कोर्ट में बरी कर दिया जाता है। आपने अपनी बच्ची गंवाई थी, और क्या आपका पंढेर से आमना सामना हुआ? कभी आपने पूछा? 49 थाने में आमना सामना हुआ। पंढेर ने कबूल किया, गलती हुई, हाथ जोड़े, गलती हुई माफ़ करो, और जो है सब कबूलते हुए ये जो भी किया हमने किया रह गया। उसके बाद सीडी बनी है, बीपी सिंह जो थे ये सो, और सीओ दिनेश, एसपी सिटी सिमरनजीत कौर, सुमित यादव, एसपी सिटी कमल सिंह यादव, इनको सबके सामने उसकी सीडी ये लोगों ने बनाई है। वो सीडी सीबीआई को पुलिस ने दी या नहीं दी, या सीबीआई ने दाव ली या पुलिस ने दाव ली? प्रधान जी, आप चूँकि प्रधान उसमें रहे हैं, आप एक आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने सीडी बनाई, पुलिस ने उसका जो इकबालिया बयान था उसको दर्ज किया था, लेकिन वो आगे गया नहीं गया, सीबीआई ने अपनी जांच को सही रास्ते पर बढ़ाया नहीं बढ़ाया, आपको संदेह है। अब चूंकि दो एजेंसीज में काम कर रही हैं, पुलिस भी थी, उसके बाद सीबीआई भी आ गई, फैसला भी हाई कोर्ट का आ गया है। आपने चूँकि इस मामले को पूरा देखा है, आपके सामने सब कुछ हुआ है, आप व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? हमारा कहना ये है, अभी माननीय वकील साहब ने ये कहा कि जो है हाई कोर्ट ये देखता है, इसके अंदर तीसरा आदमी कौन था जो उन बच्चों को मार गया? और वहाँ उसमें जो है किचन में जो है चाकू, छुरी, हथौड़ा, एक टकोरा जो है खून से लिखे, हमने खुद बरामद करवाया। गज्जे, कपड़े सब खून से सने हुए थे। और ये 164 के बयान सुरेंद्र कोहली के हैं, नार्को टेस्ट में उसने कहा और उसने कबूल किया। वो कहाँ गए जो है आप बताओ, जो है कौन तीसरा आदमी? मकान के भीतर बॉडीज आपने देखी? बॉडीज नहीं, खून से लिखे हुए कपड़े, चाकू, छुरी जिनसे काटे जाते थे, एक टकोरा जो है मतलब कुल्हाड़ी छोटी, ये सब मिले जो है। पीछे कपड़े हमने निकलवाए, एक लेडीज का जो है सर कटा हुआ, मांग भरी हुई सब जो है, जो कि 2-3 दिन पहले ही कटी थी जो है, एक दिन पहले। और उसने कबूल किया सुरेंद्र कोहली कि हमने काटे। उसके 164 के बयान भी हुए, नार्को टेस्ट उसमें भी कबूल किया। ये सब कहाँ चले गए? वो बस तीसरा आदमी हाई कोर्ट से ये पूछना चाहते हैं कि 12 केसों में सब में बरी कर दिया एकदम हाई कोर्ट। इतने न्यायाधीश योग्य थे, भगवान से बड़े हो गए वो जो है। दरअसल आप एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस मकान के भीतर खून से सने कपड़े,
काटने के लिए जो हथियार है वो सब कुछ हमने देखा था, बरामद करवाया था। और पीछे नाले में जब कंकाल निकले थे तो उन कंकालों को भी हमने देखा था। हमारे साथ प्रदीप हैं। प्रदीप चूँकि उस समय से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन दिनों जब एक कांड सामने आया उसके बाद से आप लगातार इस मामले पर कवरेज कर रहे थे। व्यक्तिगत तौर पर आप इस मामले को किस तरीके से आपने जाना, फिर क्या क्या चीज़ें आपने परखी, रिपोर्टिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें ऐसी आई जिसके आधार पर आपको लगा नहीं यह कांड जो है वो D5 से जुड़ता है? देखिए सर, इसमें वो बहुत ही सर्द वाला दिन था। 29 दिसंबर 2006 की बात थी ये। उस दिन रात का वक्त था, लेकिन सवेरे माहौल यहाँ का बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे भी झब्बू लाल और मिश्रा जी बता रहे, क्योंकि सबसे पहले अंदर टापने वालों में हम लोग थे। हम लोग जब घुसे अंदर तो उस वक्त मैं आपको एक बार कैमरामैन के जरिए दिखाना भी चाहूँगा, दिनेश जी के जरिए। ये गैलरी जो आप चलो राइट और साइड में जो था, यहाँ पर था कमरा पंडेर का, और उसके पीछे जो था उधर था कोहली का। जब अंदर घुसे हम पुलिस के साथ, तो हमने पुलिस को इस बात का आश्वासन दिया, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि कोई जो विटनेस है, जो कैमरे पे जो विटनेस मिलेंगे वो हम उनको देंगे। तो जब हम उसके कमरे में घुसे कोहली के, तो वहाँ पे बहुत सारी सीडीज थी, आपत्तिजनक सीडी थी। जहाँ तक चाकू की बात हो रही है, तो एक चाकू और एक कुल्हाड़ी, जो अभी मिश्रा जी ने बताया, तो एक चाकू कुल्हाड़ी वो बरामद हुई थी, लेकिन उसमें खून के निशान किसके थे, क्या वो मानव के थे, क्या वो जानवर के थे, वो पुलिस ने बकायदा हमारे सामने बरामद किया, ऑन कैमरा बरामद किया था। उस समय हम जिस चैनल में थे वो बरामद करके, कपड़े बरामद करके, जैसे कपड़ों की बात है, क्योंकि दो इसके पीछे वाले नाले से 2 बड़ी बड़ी पॉलीथीन्स मिली थी, उसके अंदर कुछ था। अब ये तो देखिए सर, जांच की बात है, क्या वो मानव के थे या जानवर के, तो जांच की बात है, लेकिन 2 मिले तो वो सब पुलिस वाले वो लेके गए थे। बकायदा आसपास कुछ घरों के अंदर कुछ डॉग्स थे, वो बहुत ज़्यादा भौंकते रहते थे। तब ये बात किसी की समझ में नहीं आती थी। उसके बाद ये पुलिस जो है अपने साथ मिश्रा जी को लेके आई। तब मिश्रा जी बहुत स्वस्थ होते थे, इनको लेके आए, इनके साथ जो है पहचान कराई, क्योंकि ये प्रधान थे। तो उस वक्त यहाँ बहुत अफरा तफरी मच गई, बहुत पुलिस यहाँ पर आ गई, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तो झब्बू लाल के साथ रामकिशन की जो डॉटर थी वो भी गायब थी, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो कुल मिला के आसपास की जितनी भी मिसिंग गर्ल्स थी उन सब की जांच पड़ताल की बात होने लगी। अब क्या दबाव हुआ क्या नहीं हुआ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन 19 केस जो है वो आइडेंटिफाई हुए जो इसी D5 से जुड़े हुए हैं। बाकी फिर धीरे धीरे कैसे कैसे क्या कम हुआ इसके बारे में तो सर कोर्ट के ऊपर आप जानते हैं। सवाल करूँ आपसे? जी, जब ये मामला सामने आया सर, मैं एक बार आपसे बात कर लेता हूँ। मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आपने हाई कोर्ट जजमेंट पढ़ा है? जजमेंट है सर, आप आ जाइए वकील साहब, आ जाइए। ये जजमेंट सर यहाँ जजमेंट पढ़ा है, इसमें उसका कोहली कन्फेशन स्टेटमेंट क्या लिखा है? कन्फेशन है, आप बताइए। कोहली का जो कन्फेशन स्टेटमेंट था मजिस्ट्रेट सामने, उसके बारे में क्या लिखा है कोर्ट ने? आपसे बताएं क्या लिखा है। उसको माना है सब कुछ कि मैंने किया है? तो मानने के बाद भी सर बड़ी कैसे? उसे देखो ना हाई कोर्ट जजमेंट क्या लिखा है उसमें। क्या लिखा है? जो कन्फेशन उसमें लिखा है, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वो कन्फेशन जो है दबाव में लिया गया, पुलिस फोर्स के दबाव में लिया गया, और उसको पुलिस कोरेबरेट नहीं कर पाई। ये 164 के बयान में 60 दिन का डिले है, ये हाई कोर्ट का मानना है। ये इसमें लिखा हुआ है, अभी आपको दिखा देता हूँ। सर आप इधर आइए। हाई कोर्ट कह देगी भाई साहब 164 बयान। जी, हाई कोर्ट ने यही तो इन्फॉर्मेटिव ऑर्डर में। ये तो लॉ चेंज हो जाएगा सर। ये देखिए, हाई कोर्ट सेज दैट देयर इज अ 60 days delay in recording the evidence, recording the confession. The manner in which the confession is recorded. इस फैसले में मैं आपको बताता हूँ मेरे दर्शकों को, हाई कोर्ट ये कहता है कि हमारी काफी मदद की जी, थी और स्वयं आप भी वकील हैं और आप बगल के मकान के मालिक हैं, और जो D5 है पंडेर का मकान है उसके ठीक पड़ोसी हैं आप, और इस मामले को उस समय से भी आप जानते हैं, और आपका कहना ये है कि उसने कन्फेशन किया था। हाई कोर्ट ने कहा है कि कन्फेशन लेने में पुलिस ने जो तरीका अख्तियार किया वो जोर ज़बरदस्ती का था, इसलिए वो तरीका ठीक नहीं है। बाद में चूंकि दोनों पलट गए, और हाई कोर्ट ने कहा कि पलट इसलिए गए क्योंकि उस समय जो उन्होंने बयान दिया था वो पुलिस के दबाव में दिया था, और पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की थी इसलिए दिया था। आप सर कुछ कहना चाहें क्योंकि आपका अनुभव लंबा रहा है। 164 का बयान कभी भी अंडर प्रेशर नहीं होता है जी, कभी नहीं माना जाता है जी। जो उसका रीजन है कि मजिस्ट्रेट पूछती है कि आप जो बयान दे रहे हो अंडर प्रेशर दे रहे हो या फ्री,
वो कहता है फ्री दे रहा हूँ, तब तो रिकॉर्डिंग होती है 164 की जी। ऐसे नहीं होती, क्योंकि वो पॉइंट भी होता है उसमें। जो बयान जो होता 164 है, जैसे वकील साहब बता रहे, मैं और क्लियर कर दूं उसको, उस बयान को लिखने के वक्त मजिस्ट्रेट ये भी कहता है कि ये बयान आप दे रहे हो तो देख लीजिए आपके खिलाफ जाएगा, ये लिखा जाता है उसमें। और तब भी फिर वो अगर बयान देता है उसके लिखने के बाद में वो एविडेंस है, वो बड़ा अकाट्य एविडेंस होता है। लेकिन इसमें डिले वाली बात है, उसको शायद हाईकोर्ट ने उसको डाउट किया है। वैसे 164 का बयान कभी डिले नहीं माना जाता, कभी नहीं माना। 60 डेज डिले की बात है। आज तक किसी केस लॉ में 164 बयान डिले नहीं माना गया जी। हमेशा ये तो आप मानते हैं कि ये डिले जो है 164 के तहत कोई भी बयान अगर दिया जाता है तो देरी के चलते ही उसको खारिज कर दिया जाएगा? नहीं, देरी के चलते खारिज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये सारे लैप्सेस हैं, जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, ये लैप्सेस नहीं होना चाहिए। विदाउट रीजनेबल डाउट अगर उनको कन्विक्ट करना है तो आपको क्रेडिबल एविडेंस लाना पड़ेगा, और वो बाद में अपने बयान से कई बार बदलें। पूरा का पूरा केस, जैसे कि अभी सर ने भी बताएगा, पूरा का पूरा केस में कोई आई विटनेस नहीं है। इट इज़ ओनली, मतलब वो पूरा का पूरा केस सर्कमस्टेंसेस पे बेस्ड है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर इस देश में फैसले होते हैं, सजा दी जाती रही है। अगर इस मकान के भीतर खून से सने कपड़े मिले, इसमें लोगों को काटने वाले औजार मिले, इस मकान के पीछे से लोगों की लाशें मिली, इस मकान के आगे से हाथ पैर के टुकड़े मिले, कंकाल मिले, चूंकि लंबे समय तक बहुत देर बाद यह मामला सामने आया। तो अगर यह सब कुछ है, उसके बाद भी वो दोनों बड़ी हैं, तो फिर सवाल एक बड़ा है जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो कंकाल मिले, जिन लोगों की हत्याएं हुई, जिन लोगों का बलात्कार हुआ, जिनके साथ बर्बर बर्ताव हुआ, उनका परिवार इंसाफ मांगता है, तो फिर उसको इंसाफ कब मिलेगा? और जिस तरीके से फैसला आया है उस पर कई ग्रे एरियाज हैं जिसको लेकर के आप वकील हैं, और मैं वकीलों के साथ इसलिए हूं क्योंकि यह सब लीगल मामले होते हैं और कोर्ट का फैसला होता है, तो उसमें आपको थोड़ा दूरी पर रखना चाहिए था। जो कानून के जानकार हैं वो अपनी बात रखेंगे तो ये बेहतर होगा। यही सारे ग्राउंड्स हैं जिस पे ये चैलेंज होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सही निर्णय लेगा। ये केस सर, आप वकील हैं, आप पड़ोसी हैं, इस मामले को आप शुरू से जानते हैं। बतौर पड़ोसी, बतौर इंसान, बतौर वकील, इस कांड में हाई कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं हाई कोर्ट फैसले कमेंट नहीं करूँगा मैं जी, लेकिन इतना जरूर है कि 164 का बयान कभी चैलेंज नहीं होता है जी, कभी चैलेंज नहीं होता है। अलावा इसके कि भाई ये देखा जाए हाँ फ्री विल से दिया गया नहीं दिया गया, वो से कहा है मैं फ्री विल से दे रहा हूँ अपनी मर्जी से, और बाद में चैलेंज कर दे, फिर तो इसका मतलब 164 CRPC कोई प्रोविजन बचेगा नहीं जी, फिर तो खत्म हो गया ना। आपका कहना ये है कि जो CRPC के तहत 164 सेक्शन के तहत जो बयान दर्ज किया जाता है, जिस आदमी पर आरोप है या कोई भी आदमी, जब मजिस्ट्रेट के सामने आप बयान दर्ज करा लेते हैं, उसके बाद वो बयान हर जगह मान्य होता है, वो काटा नहीं जा सकता है, वो रद्द नहीं किया सकता है। और अगर वो हाई कोर्ट में माना नहीं जा रहा है तो यह हाई कोर्ट का अपना फैसला हो सकता है। रद्द तब हो सकता है जब वो बयान देने वाले कहे कि साहब मुझे अंडर प्रेशर बयान दिलवाया गया। ऐसा कोई बयान कोहली का है नहीं। लेकिन हाई कोर्ट ने उसमें लिखा अपने फैसले में कि जो बयान दर्ज करवाया गया पुलिस के जरिए 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने, दरअसल वो बयान बहुत देरी से दर्ज करवाया गया था। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उसका कारण है कि 164 बयान में कभी देरी नहीं होती है। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। जो जिसकी बात कर रहे हैं ना, पुलिस द्वारा प्रेशर में डाला गया, तो दो प्रकार का, दो टाइम पे बयान होता है। एक तो पुलिस अपने आप उसका कन्फेशन लिखती है, वो मान्य नहीं होता है, वो भले ही वो कह सकता है कि वो प्रेशर में डाला गया है, वो दफ़ा 25 में मान्य नहीं होता है। लेकिन उसके बाद उस बयान को अगर कोरोबोरेट कराने के लिए 164 CRPC का बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया करने के बाद अगर कराया जाता है तो वो ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, वो अकाट्य होता है, क्रेडिबल भी होता है। भले ही इसमें देरी हुई है, इसमें कोई देरी को एक्सप्लेन करना जरूरी था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। ये हो सकता है ये CBI ने कराया हो, और जो पहला बयान लिखा तो लोकल पुलिस ने लिखा हो, तो CBI को केस जाते जाते टाइम लग गया। और उसके बाद जब CBI ने दर्ज कराया, वो डिले एक्सप्लेन अगर है तो वो जो माननीय हाई कोर्ट ने जो लिखा है कि डिले हो गई है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील होनी बाकी है, उसमें होगा। और मैं एक और बात बता दूं, ये सिमिलर केस अरुषि मर्डर केस जैसा है, उसमें भी सारे के सारे साक्ष्य, सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे, और लोअर कोर्ट से सजा हुआ था वो केस, फिर हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया था। वो मेरे ख्याल से अब CBI में फिर वापस गया हुआ, तो सिमिलर टाइप का ये केस लग रहा है। मेहमानों के पास आऊँ सर, एक मिनट में, एक मिनट में आ रहा हूँ। जी जी, मैं जा रहा हूँ कि 164 का बयान जी होता मजिस्ट्रेट कोर्ट जी, ठीक है जी, और वो पूरा सेटिस्फेक्शन करने के बाद बयान देते हैं।
कि आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कोई प्रेशर, और वो अकेले सेटिस्फेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप दे दिया, ये पुलिस का बयान नहीं है जी। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दरअसल आप कह रहे हैं कि 164 के तहत जिस मजिस्ट्रेट के सामने आप बयान देते हैं वो पूछता है कि आपके ऊपर कोई दबाव है, पुलिस ने आपके साथ ज्यादती की है, पुलिस ने आपके साथ मारपीट की है, किसी तरह के दहशत डर के तहत तो आप बयान नहीं दे रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तब बयान दर्ज किया जाता है और वह बयान फिर हमेशा हर जगह मान्य होता है। अब और मजिस्ट्रेट भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। अब ये हैं, आप माँ हैं, आपने अपनी बच्ची गंवाई है और आपकी बच्ची की का कंकाल जी मेरी एडवाइस है सीबीआई को जी कि चूंकि उन पे आंच आ गई है कि जांच खराब हुई, ये हुआ वो हुआ, तो सीबीआई को अपील में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लाजमी है कि सीबीआई को जाना ही पड़ेगा अगर अपनी इज्जत बचानी है तो। ये मामला संगीन है, बहुत बड़ा है। देश जिस मामले को लेकर के दहल गया था, घर घर में, गांव कस्बे में चर्चा हो रही थी। यहाँ जो कंकाल मिले, यहाँ आसपास एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि जैसे ही पुलिस ने यह तय करना शुरू किया कितने बच्चे गायब हैं, तो एक उसने सेंटर बनाया। तो नोएडा से, बागपत से, बुलंदशहर से, दिल्ली से लोग आने लगे कि मेरे बच्चे गायब हैं। ज़्यादातर लोग दिल्ली के थे। वो बच्चे जो गायब हो गए वो कहाँ होंगे उनके बारे में तो अता पता नहीं, लेकिन जिनकी लाशें यहाँ से मिली हैं कम से कम उनके बारे में तो उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर उनके हत्यारे कौन से लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जो मार करके निकल गए। जी रिक्वेस्ट कर जा रहा हूँ जी प्लीज़, ये ना जो करते हो आप ये दिन में कर लो जी। ठीक है सर। तो आपकी बच्ची मेरी बच्ची ज्योति थी जी, तुम्हारी बच्ची आई यहाँ पे पीछे पीको कराने भेजा था, तो यहाँ पीछे पीको कराने भेजा था। 36 बार में इधर मनिंदर कोहली और सुनिंदर कोहली यहाँ पे खड़े थे। हमने बोला सुनिंदर हमारी ज्योति को देखा, इधर आई है? कह रहा नहीं इधर मैंने नहीं देखा। हम कहे बाबूजी आप खड़े हो तो देखा? कह रहा हम आधा घंटे से खड़े, हम तुम्हारी ज्योति को नहीं देखा। फिर पुलिस ने गुमराह करते रही, घुमाती रही, इधर उधर घुमाती रही, दुनिया भर में ढूंढाती रही। उसके बाद पायल के जब कपड़े लेने आई यहाँ पुलिस, तब जाके हमारा पता चला कि हम सोचा हमारी की ज्योति की भी कुछ मिल जाए। तब जब खुलासा हुआ हमारे। तो कितने साल बाद आपको पता चला? और 1 साल 7 महीने बाद पता चला हमको। 1.5 साल लगभग हो गए थे। आप ये कह रही हैं कि जब पायल का मामला खुला और पायल के गुम होने की जांच पुलिस करते करते D5 पंडेर के यहाँ पहुंची थी और उसके बाद दोनों ने कहा कि हाँ हमने पायल को काट करके पीछे नाले में फेंक दिया है, उसकी चप्पल मिली थी। उसके बाद अगले दिन पुलिस ने उसकी बॉडी निकालने के लिए जब नाले की सफाई शुरू की तो उसमें से कंकाल निकलने शुरू किए। उसके बाद पता चला कि हाँ बहुत सारे लोग मारे गए हैं। आपकी बच्ची भी उन मारे गए बच्चों में से, जो बदकिस्मत बच्चे थे उनमें से थी, 10 साल की बच्ची। और आपने बच्ची के कपड़े से पहचाना जबकि बाकी शरीर का कंकाल हो चुका था और डीएनए टेस्ट हुआ, तब आपके डीएनए से बच्ची का डीएनए मिलाया गया और पता चला कि हाँ आपकी ही बच्ची है। तो इस तरह बच्ची की ना साबुत पंजाबी थी। सीबीआई ने ना पहले थाने में साबुत पंजाबी पैक करी थी लाल कपड़े में, 50 सेक्टर के थाने में। वहाँ सीबीआई ने कोर्ट में हमें कपड़े पहचानवाए, तब पता नहीं कहाँ से कपड़े ढूंढ लाए और छोटे छोटे कत्तर करके इतने कत्तरों में वो कपड़े मिला दिए और सारे 17 लोगों को बैठा के कहता पहचानो अपने कपड़े। हम अपनी बच्ची के सारे कत्तर उठाए पंजाबी के, हम कहे ये हैं हमारी बच्ची के कपड़े। तो कहता ज़्यादा बोलोगी ना तुमको यहीं बंद कर दूंगी। सीबीआई से बोल रहे थे सीबीआई का अफसर। दरअसल जितने भी बच्चों के कंकाल मिले जिनकी पहचान हो पाए, उनके माता पिता के साथ डीएनए टेस्ट करा करके, वो सारे गरीब बच्चे थे, कमज़ोर तबके के बच्चे थे। और उन गरीब कमज़ोर तबके के बच्चों के परिवार, माता पिता लगातार अपने बच्चों की तलाश में भटकते रहे। और जब यह पूरा मामला सामने आया तो उनको पता चला कि वो दौड़ करके आए कि शायद मेरा बच्चा भी इसमें हो। तो कुछ लोग थे जिनके डीएनए टेस्ट के बाद उनके बच्चे का पता चला कि हाँ पीछे मार करके फेंका गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे माता पिता थे जिनके बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी। तो यह जो पूरा मामला है, मैं फिर से कहता हूँ कि आज अर्सत मैं आपको स्टूडियो से नहीं कर रहा हूँ, मैं नोएडा में सेक्टर 31 D5 जो मकान है, निठारी कांड जिसके चलते जाना जाता है, और यह निठारी कांड का जो फैसला हाई कोर्ट का है, उस फैसले को लेकर के एक बड़ा सवाल ये है कि अगर सुरिंदर सिंह पंडेर और
मनिंदर सिंह पंढेर और सुंदर कोहली, यह दोनों बेकसूर हैं, दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया जाना चाहिए। तो फिर इस घर के भीतर जो खून सने कपड़े मिले, जो खून लगे हथियार मिले, वो किनके थे? इस घर के भीतर अगर 2 ही लोग थे तो फिर तीसरा कोई और था क्या जो वह काम कर रहा था? इस घर के पीछे और आगे जो मानव कंकाल मिले, आखिर उन लोगों को मार करके किसने फेंका था? और जो लोग मारे गए थे, जिनके कंकाल मिले, आखिर उनकी हत्या के लिए कसूरवार कौन है? उनके घर परिवार को, उनके माता पिता को इंसाफ कौन दिलाएगा और कब दिलाएगा? सवाल बड़ा है। सीबीआई जाहिर है कि हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और चैलेंज करेगी। लेकिन प्रदीप, इस पूरे मामले को आपने देखा जाना समझा है। लोअर कोर्ट का फैसला फांसी का है, हाई कोर्ट का फैसला बरी करने का है। अब इन दोनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट, ऐसी कितनी कड़ियां हैं, ऐसे कितने सबूत हैं? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रहे हैं, कोई गवाह नहीं रहा है, वो परिस्थिति जन साक्ष्य जो कहते हैं उसके आधार पर यह फैसला हुआ था कि फांसी दे दो और हाई कोर्ट ने कहा कि बरी कर दो। आप जितनी भी चीज़ें हैं, जो कड़ियां हैं, अगर उनको जोड़ करके कोर्ट के सामने रखा जाए तो फैसला आ सकता है, वैसा क्या क्या है? जी बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जिस समय हम सबसे पहले एंटर किए थे, एक कुल्हाड़ी और चाकू ये खून के थे। मैं प्रदीप से कहूँगा, प्रदीप जरा आप आइए। यह दरवाज़ा बंद हो चुका है, लेकिन यहीं पहले गेट हुआ करता था और कहा जा रहा है कि यहीं दोनों खड़ा हुआ करते थे। पंढेर भी यहीं दिखाई पड़ता था और कोहली भी यहीं दिखाई पड़ता था। बच्चों को चॉकलेट और फूल दिया करते थे, दिखा करके वो अंदर बुलाते थे, लेकर चले जाते थे। और यहीं आकर के कई माँ बाप ने पूछा था कि मेरे बच्चे को देखा क्या, मेरे बच्चे को देखा क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बच्चे को देखा नहीं। हाँ प्रदीप। हाँ, तो देखिए सर, यहाँ से जब बच्चों को लेके जाते थे, जब हम सबसे पहले कोहली के कमरे में घुसे थे, तो वहाँ पे चॉकलेट भी थी, कपड़े थे, छोटे छोटे बच्चों की सैंडल्स थी, चप्पलें थी, अलग अलग जोड़े के थे। वो सब जो है सबसे पहले कैमरे में कैद हुआ था और वो सारा जो एविडेंस था वो पुलिस के पास था। मिश्रा जी यहाँ के चूँकि प्रधान थे, इसलिए हम इनको साथ लेके गए थे। मिश्रा जी ने भी वो सब कलेक्ट करवाया था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है सर, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा ये सारे साक्ष्यों को सुप्रीम कोर्ट देखेगा, क्योंकि अक्सर कई बारी जब पुलिस सबूतों को कलेक्ट करती है उसको सही से रख नहीं पाती है। एलन राव साहब इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि डीसी पे पुलिस जब अपने पास सबूत रखती है उसको बहुत टाइम बाद पेश करना पड़ा तब तक, क्योंकि ये देखिए कि इस कोर्ट ऑर्डर के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि पुलिस ने जब कुल्हाड़ी और चाकू को कोर्ट में पेश किया तो उतना जंग खाया हुआ था और वो मैच नहीं कर रहा था। उनका कहना है कि जो बच्चे का डीएनए, बच्चे का खून जो है, जो कोहली की रजाई से बिल्कुल नहीं मिल रहा है, पंढेर के जो कपड़े, जो अंदर के जो कपड़े चेंज के, तो उनके साथ नहीं मिल रहा है। तो भैया अगर नहीं मिल रहा तो फिर खून किसका था, ये साबित करने का काम पुलिस का था। जो सवाल आप हर सत्ते में बार बार उठा रहे, ये पुलिस का काम था। तो किसने किया वो? तो कहीं ना कहीं ये जो लोकल पुलिस की जांच एक तरीके से जब उन्होंने सारा इकट्ठा करके सीबीआई को सौंपा, सीबीआई ने जब इस केस को रखा तो वहाँ पे कहीं ना कोई नकूना छूटा है, जिसको मेरा अपना मानना, मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में आए तो शायद इस पर दोबारा इस पर कोई नया ऑर्डर आ सकता है। सर, प्रदीप ने जो कहा, एक ही एजेंसी है, सबूत वही हैं, जांच का तरीका वही है, 2 तरह के बड़े फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट के फैसले को उठा लिया जाएगा या इन दोनों को फिर से गुनहगार ठहरा दिया जाएगा, इस बात की गुंजाइश कितनी दिखती है आपको? देखिए, बड़ा क्लियर बता देता हूँ कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो हैं वो सारे के सारे सबूत रखे जाते हैं, जिरह होती है, डिफेंस काउंसिल को मौका मिलता है उसको जिरह करने के लिए, जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए जो केस पेश किए जाते हैं, सबूत पेश किए जाते हैं, उनको आपस में उसको जिरह करते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से वो जिरह नहीं होती है। वो जो ऑन रिकॉर्ड जो एविडेंस होती है, जो कागजों में, जो फाइल में रिकॉर्ड में एविडेंस होती है, उसी को अप्रिशिएट किया जाता है और वहाँ पर देखा जाता है कि कौन सी एविडेंस ज़्यादा अच्छी है, कौन सी नहीं है। प्रदीप जी ने जैसे कहा उसके बारे में ज़रा क्लियर कर देता हूँ कि ब्लड का जो कई बार है कनेक्शन नहीं मिला उनका, कि जो कुल्हाड़ी पे ब्लड मिला वो पंढेर की रजाई से नहीं मिला या वहाँ से नहीं मिला। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ में अभी तक कितने आदमी जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती किस प्रकार से किस एविडेंस को कैसे प्रिजर्व करना है, खास तौर से ब्लड के मामले में कैसे प्रिजर्व करना है। यहाँ पर अगर ब्लड को प्रिजर्व करने में दिक्कत हुई है या कोई उसको कुल्हाड़ी में या कोई और यंत्र के ऊपर ब्लड था उसको ठीक से रखने में गलती हुई है, जिसपे जंग लग गया ट्रायल के दौरान, और उसको कितनी जल्दी वहाँ प्रोसिक्यूशन FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया, ये भी बड़ा डिपेंड करता है। वरना अगर गीला ब्लड है तो वो प्यूट्रीफाई हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो वो ये भी डिपेंड करता है कितने दिन बाद लेबोरेटरी में भेजा गया, जब लेबोरेटरी के एक्सपर्ट उसको तय करते हैं कि ये ब्लड किसका है, उससे कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। बेसिक पर्पज जो इन्वेस्टिगेशन का वो है कि मुलजिम को
अपराध से कनेक्ट करना है, और अपराध से कनेक्ट करने के लिए एविडेंसेस जो होते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो या तो डायरेक्ट एविडेंस हो या साइंटिफिक एविडेंस हो, ये 3 प्रकार की एविडेंसेस से उसको मुलजिम को अगर अपराध से कनेक्ट कर लिया जाता है तो वो डेफिनेटली सज़ा होता है। यहाँ पर कुछ कमियाँ मैंने जजमेंट का अभी देखा है, उसमें माननीय हाई कोर्ट ने कुछ कमियाँ इसमें पॉइंट आउट की हैं। उन कमियों को सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस गया तो वहाँ किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हर जज का देखने का नज़रिया अपना अलग होता है, तो हो सकता है वहाँ पर नज़रिया कुछ और हो। और ये बड़ा ही जघन्य अपराध था और बहुत इम्पोर्टेंट और चर्चित केस था, इसको ठीक ढंग से देखना चाहिए। जजेस भी मैं समझता हूँ कि वो इसको अप्रिशिएट करेंगे, एविडेंस को। सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो आपने जो बताया कि इस घर में और उन 2 के अलावा कोई नहीं होता था और इतनी एविडेंसेस वहाँ मिली, तो उनको भी ये प्रूव करना था कि अगर वे नहीं तो कौन था, तो वो उन्होंने अगर प्रूव नहीं किया होगा। रिकॉर्ड की बात है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अगर उन्होंने नहीं किया तो उसके बाद पता लगेगा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के सामने जाएगा वही एविडेंस जो ट्रायल कोर्ट में पेश हुए वही होंगे, इसके अलावा कोई एविडेंस ऐड नहीं किया जा सकता, ना उसमें से माइनस किया जा सकता है। एक बड़ा सवाल है, चूँकि राव साहब पुलिस के अधिकारी हैं और मेरे पास आप सीनियर एडवोकेट भी हैं, जो शुरुआती जांच होती है और ट्रायल कोर्ट के सामने जो सबूत रखे जाते हैं, आप यही कह रहे हैं, उन्हीं सबूतों के बिना पर लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फैसले होते हैं। देखने का कोर्ट का अपना तौर तरीका होता है, वो केवल जो जजमेंट होता है और जो बहस जिरा होती है उसके भीतर से वो लकुना ढूंढता रहता होगा, कहीं कोई खामी तो नहीं रहेगी, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी। लेकिन जांच की प्रक्रिया, सबूत, साक्ष्य, यह जो पूरा प्रोसेस है, इसको जस का तस रखा जाता है जो ट्रायल कोर्ट के सामने का होता है। आप मुझे बतौर वकील बताइए कि यह मामला सीबीआई चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर वही मामला है कि अगर यहाँ 2 ही लोग रहते हैं और घर के भीतर बच्चों की चप्पलें हैं, जूते हैं, घर के भीतर खून सने कपड़े हैं, घर के भीतर खून लगे हथियार हैं, तो फिर उन लोगों को जिनकी लाशें यहाँ मिली, किसने मारा, वो परिवार जो है आसपास के हैं जो भटकते हैं अपने बच्चों के लिए इंसाफ की खातिर, आज भी उनको इंसाफ कैसे मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट में यह केस कितना स्टैंड करेगा? जी देखिए, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में फांसी की सज़ा दी है और हाई कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया है। सेम एविडेंस है, सेम डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ सेम है, लेकिन हाई कोर्ट का देखने का नज़रिया कुछ और था। हाई कोर्ट ने इनको एक्विट सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि शायद कुछ टेक्निकल एरर थे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में, शायद उनको लीगल एड नहीं प्रोवाइड करी गई समय में, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि क्राइम नहीं हुआ। अगर इतने नरकंकाल मिले हैं और इतनी यहाँ से एविडेंसेस मिले हैं तो इसका मतलब तो है कि क्राइम हुआ है। लेकिन किसने किया, सिर्फ कुछ टेक्निकल लैप्सेस की वजह से अगर उनको एक्विट कर दिया जाएगा तो इट विल बी नॉट राइट। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा और इनको कन्विक्ट दोबारा करेगा, इनको दोबारा से जेल भेजेगा और इनको फांसी की सज़ा भी होगी। ये मेरे साथ अब जो ये डिपेंड करता है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो वकील हमारे वहाँ सीबीआई के हैं, वो अपना केस कितनी फोर्स से प्रेजेंट कर पाते हैं, ये सारा उन पे डिपेंड करेगा। हाई कोर्ट ने जो बुनियादी और बड़ा सवाल खड़ा किया और प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही खड़ा किया है कि सीबीआई जिस तरीके से कोर्ट में पहुंची अपना पक्ष रखने के लिए, वो कमज़ोर था और उसके आधार पर इन दोनों लोगों को आप गुनहगार साबित नहीं कर सकते हैं। इनको सज़ा जो उनकी फांसी की हुई थी उसको बहाल नहीं रखा जा सकता है। अलबत्ता उनके खिलाफ कोई मामला बनता नहीं है, इसलिए बरी किया जाना ज़रूरी है। ये 3 लोग जो हैं ये भुक्तभोगी हैं, ये 3 लोग जो हैं वो चश्मदीद हैं। इन तीनों ने यहाँ जो कुछ भी हुआ है पिछले 18 साल में वो सब कुछ देखा है। चलते चलते मेरे पास 1 मिनट है, इन तीनों के बयान में सुनाता चल। सर, एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो जो है ये कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है पहुँचे और वहाँ सीबीआई जो है मजबूती से अपना पक्ष रखे और उन मुलजिमों को सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो। जी, आपको उम्मीद है कि बेटी जो आपने खो दी है उसकी इंसाफ आपको मिलेगा? हमें उम्मीद है अगर सीबीआई सही से जांच करे तो सुप्रीम कोर्ट के अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस तो जांच पूरी हो चुकी है। जो जांच हो जाती है और जांच ट्रायल कोर्ट के सामने चल जाती है, ट्रायल कोर्ट फैसला दे देता है, उसके बाद जितने भी हायर कोर्ट्स होते हैं, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसी आधार पर फैसले होते रहते हैं। फिलहाल सुरेंद्र सिंह पंढेर
सुरेंद्र कोहली और महेंद्र सिंह पंडेर, इन दोनों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया इस मामले से। निठारी कांड जिसमें 19 लोगों के कंकाल मिले थे, महिलाओं के, बच्चों के, जिनके साथ बर्बर सलूक हुआ था, अप्राकृतिक यौनाचार हुआ था, उनके साथ बलात्कार हुआ था। और वह जो हत्याएं रहीं, उनके साथ जो कुछ भी रहा है, जो जानें गई हैं, उन जानों को लेने वाला, उन हत्याओं का जो कसूरवार गुनहगार है, वह भी तो कहीं होगा। उन परिवारों को भी इंसाफ चाहिए। अगर ये 2 लोग बेकसूर हैं और सीबीआई अगर उसको चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हाई कोर्ट के फैसले की तरह ही रहता है, तो फिर सवाल वही रहेगा कि उन परिवारों को जो लगातार अपने बच्चों के हत्यारों को ढूंढ रहे हैं, इंसाफ कब मिलेगा। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।